हाय एवरीवन। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में क्लास 6 तक हम लोगों ने क्लास एनसीईआरटी को कवर किया है। तो आज हम लोग इसमें नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं, जिसमें आज हम लोग चैप्टर 7 को देखेंगे, जिसमें क्या है, अशोक के बारे में बताया गया है, जो कि एक अनोखा सम्राट है जिसने युद्ध का त्याग किया था। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये एक कहानी दी गई है यहाँ पे, रोशन के रुपये। ठीक है, तो जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। उसने अपने हाथ में दबा रखा था। उसे एक नया सीढ़ी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। ठीक है, तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिने तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं। तो यहाँ पे शेर क्यों बने हुए थे, तो यहाँ से इसका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो इससे रिलेटेड फिर यहाँ पे आंसर दिया गया है। ठीक है, तो ये इसको बोला गया है कि जो ये शेर है वो क्यों बना रहता है। ठीक है, तो यह शेरों वाला एक स्तंभ है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एक बहुत बड़ा राज्य, ठीक है, एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। तो इसके अंदर हम क्या क्या देखते हैं कि हम जिन शेरों के चित्रण रुपयों पैसे पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। ठीक है, जो ये पैसों के ऊपर जो चित्र रहते हैं वो यही रहते हैं, तो इनका इतिहास से बहुत गहरा रिलेशन है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि क्या है इसका रिलेशन। तो उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया है और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया है। जो हम लोगों ने सारनाथ स्तूप पढ़ा था, सारनाथ वाला, सारनाथ जहाँ पे जो बुद्ध थे उन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश वहीं पे दिया था, सारनाथ पे। तो ये वहीं पे जो सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए हैं। ठीक है, तो अशोक के निर्देश में उस टाइम में कई स्तंभ और पत्थरों पर बहुत सारे अभिलेख उत्कीर्ण किए गए हैं। इसके पहले हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्यों को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। ठीक है, तो अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे वह उसकी स्थापना कब हुई थी, तो उसकी स्थापना 2300 साल पहले हुई थी। और तो उसकी स्थापना फिर किसने की थी, तो अशोक के दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो चाणक्य या कौटिल्य नाम की एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। ठीक है, और जो यह साम्राज्य स्थापना की थी उसमें जो चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी वह कौन थी, वह व्यक्ति, तो वो चाणक्य या तो कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। ठीक है, जिन्होंने चंद्रगुप्त की सहायता की थी यह साम्राज्य स्थापित करने में। तो चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिली है। ठीक है, तो जो अर्थशास्त्र की जो विषय वस्तु है वह क्या है, यहाँ पे जो अर्थशास्त्र है उसकी विषय वस्तु क्या है यहाँ पे, तो जो अर्थशास्त्र लिखी गई है वह एक पुस्तक है। ठीक है, जो अर्थशास्त्र नामक एक किताब लिखी गई है, तो उसका विषय वस्तु उसमें क्या है ये पूछा गया है। तो फिर यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन देख सकते हैं कि जो मौर्य साम्राज्य है, ठीक है, मौर्य साम्राज्य है उसकी स्थापना किसने की थी। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसमें कुछ आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, जैसे कि इसमें क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं तो इसका कुछ ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन दिया है,
पहले क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। तो फिर इसमें जैसे कि आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, बिंदुसार है, चंद्रगुप्त मौर्य है, अशोक है, बिंबिसार है। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि अशोक के दादाजी थे। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि वंश, ठीक है, वंश यहाँ पे क्या है? तो जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। ठीक है, कोई परिवार है और उसके सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उसको ही वंश कहा जाता है, एक ही वंश के। तो ठीक है, मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। ठीक है, तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो वह चंद्रगुप्त मौर्य था। और इस वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। तो कौन कौन है ये देखते हैं। तो चंद्रगुप्त है, उनका बेटा बिंबिसार है और बिंबिसार का पुत्र अशोक है। तो ये 3 महत्वपूर्ण राजा हुए उस टाइम में। ठीक है, जो मौर्य वंश से रिलेटेड थे। तो फिर यहाँ पे देखते हैं कि जो इसकी वंशावली थी, इसके जो मौर्य राजवंश थे वह कौन कौन थे। ठीक है, मौर्य राजवंश। तो फर्स्ट यहाँ पे चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त मौर्य। सेकंड यहाँ पे ये बिंबिसार था और थर्ड ये अशोक था। फिर उसके बाद यहाँ पे फोर्थ था अशोक से रिलेटेड ये दशरथ। और फिर 5 था संप्रति और 6 था शालिशुका। और फिर उसके बाद था देववार्मन। फिर उसके बाद था सतधन्वन। उसके बाद था लास्ट शासक कौन था इसमें का? तो वह था बृहद्रथ। ठीक है, तो जो मौर्य वंश था उसका अंतिम शासक कौन था? तो वह था बृहद्रथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये 3 राजाओं से नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि जनरली इसको सब जानते हैं। तो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यहाँ से आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ से। तो यहाँ पे बोला जा सकता है कि अशोक के बाद जो राजा बने कि वह कौन थे और इसका अंतिम शासक कौन था मौर्य वंश का। तो ये सब यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। फिर उसके बाद एक यहाँ पे इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्न में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। ठीक है, कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। ठीक है, जिसकी आपको इसमें ऑप्शन दे दिया गया है अजातशत्रु। फिर उसके बाद है चंद्रगुप्त। फिर उसके बाद है अशोक। फिर उसके बाद है बिंदुसार। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। ठीक है, मौर्य वंश का शासक कौन नहीं है पूछा है। तो इसमें क्या है? तो इसका आंसर अजातशत्रु है। जो अजातशत्रु है वह मगध वंश का शासक था। ठीक है, अजातशत्रु है वो मगध वंश का शासक था। और जो चंद्रगुप्त, अशोक और बिंबिसार है वो मौर्य वंश का शासक है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। ठीक है, साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। ठीक है, और जो मौर्य साम्राज्य थे उसकी राजधानी क्या थी? तो यह पाटलिपुत्र थी साम्राज्य की राजधानी।
और उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर यहाँ पे प्रमुख थे। और फिर यहाँ पे जो तक्षशिला है वो उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग क्या थी। ठीक है, आने जाने का मार्ग क्या था यहाँ पे, तो वह तक्षशिला थी, तक्षशिला था आने जाने का मार्ग यहाँ पे। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक और इससे क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं जो मौर्य की वंशावली थी उससे, कि निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। ठीक है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन ले लेते हैं यहाँ पे, तो कुणाल, बिंदुसार, राहुल और ये फोर्थ है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इसमें अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। तो अशोक का उत्तराधिकारी यहाँ पे दशरथ था, जो कि हम लोग को वहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो हमें ऑप्शन में क्या क्या दिया है, कुणाल दिया है, बिंदुसार दिया है और राहुल है, जो कि ये तीनों अशोक का उत्तराधिकारी नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, फोर्थ है, जो कि दशरथ था। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, जो देखो यहाँ पे तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाली रास्ते में पड़ता था। ठीक है, जो उज्जैन है वो उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। तो इसको मैप में हम लोग देख सकते हैं कि उज्जैन कहाँ पे है, नहीं सॉरी, हाँ ये है, ये रहा अपना उत्तरी भारत। ठीक है, ये उत्तरी भारत है और ये दक्षिणी भारत है। तो ये जो बीच का रास्ता है वहाँ पे ये उज्जैन पड़ता है। ठीक है, तो इसको वही बोला गया है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहते थे। ठीक है, जो नगर थे उसमें कौन कौन रहा करते थे, तो व्यापारी रहते थे, सरकारी अधिकारी रहते थे और शिल्पकार रहा करते थे। ठीक है, फिर उसके बाद साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। जो साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य, उसके बहुत बड़े क्षेत्र में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। ठीक है, जो ये मध्य भारत था तो उस इलाके में ज़्यादातर हिस्सा जंगल था और वहाँ से लोगों को क्या मिलता था, वहाँ से फल फूल मिल जाता था और जिसको वह संग्रह कर लेते थे आगे के लिए, और जानवरों का शिकार भी वहाँ से कर लेते थे, जिससे उनका जीविका चल जाता था। फिर उसके बाद है साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। और जो ये मगध साम्राज्य है तो मगध साम्राज्य के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे अलग अलग जगह में अलग अलग इलाकों में लोग अलग अलग भाषा बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार के भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनती थी। तो जैसा इलाका रहता था उसके अकॉर्डिंग उसका भोजन भी रहता था और उसके अकॉर्डिंग उसका पोशाक भी रहता था। फिर ये मौर्य साम्राज्य है। ठीक है, तो ये कहाँ तक मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था ये इसको इस मैप में बताया गया है मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो आप लोग देख सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था। पूरा ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये मौर्य साम्राज्य फैले हुए हैं। जो ये सब थी ये उनकी
जगहें थी जहाँ पे अलग अलग शासक अलग अलग शासन करते थे। फिर उसके बाद देखते हैं राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है। तो जाहिर सी बात है, हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि जो राज्य होता है वह छोटा होता है, उसमें उसकी रक्षा के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी सेनाओं की ज़रूरत नहीं रहती है, ठीक है। और जो साम्राज्य रहता है वो राज्य के अकॉर्डिंग बहुत बड़े होते हैं, साम्राज्य राज्यों से बहुत बड़े होते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए बड़ी बड़ी सेनाओं की ज़रूरत रहती है, ठीक है। तो ये नॉर्मल मेन डिफरेंस है इसका। तो फिर जो इसीलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधन की ज़रूरत रहती है। जो साम्राज्य होते हैं वहाँ पे सम्राट होते हैं और जो राज्य है वहाँ पे राजा रहते हैं। फिर साम्राज्य का प्रशासन, ठीक है। जो मौर्य साम्राज्य है तो उसका प्रशासन कैसा था ये देखते हैं यहाँ पे। चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, ठीक है। जो मौर्य साम्राज्य है वो बहुत बड़ा था, जिसको हम लोगों ने अभी मैप में देखा है कि उसका एरिया कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। तो वह जो मौर्य साम्राज्य है वो बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि वो बहुत बड़ा इलाका है तो वहाँ पे हर जगह पे अलग अलग शासक थे और वो अपने ढंग से अलग अलग शासन करते थे, ठीक है। तो पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण रहता था। जो पाटलिपुत्र है और उसके जो आसपास के इलाकों है वहाँ पे सम्राट का सीधा नियंत्रण रहता था, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांव और शहर के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था, ठीक है। और जहाँ पे ये पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाके रहते थे वहाँ पे सम्राट जिसका सीधा नियंत्रण करते थे, तो वहाँ से तो फिर जो वहाँ के इलाके थे, गांव थे और शहर थे, वहाँ के किसान, पशुपालक, शिल्पकार और व्यापारी, उनसे जो टैक्स होता था, कर होता था, तो उनको इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था, ठीक है। वहाँ से कर वसूल करने के लिए, और जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और जो संदेशवाहक थे, जो राजा का संदेश पहुंचाने का काम करते थे, वह एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नज़र रहते थे, ठीक है। और जो राजा के जासूस होते थे या तो जो उनके खिलाफ कुछ भी ऐसा षड्यंत्र वगैरह रच रहे, तो वो सब चीज़ को राजा को जाके बताने का वो काम करते थे संदेशवाहक। इन सबके ऊपर सम्राट था जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था, ठीक है। तो सबसे ऊपर सम्राट रहता था जो कि सबके ऊपर नियंत्रण रखता था। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे राज्य या प्रांत थे, इन पर तक्षशिला या उज्जैनी जैसे प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था, ठीक है। और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल मतलब गवर्नर बनाकर भेजा जाता था, लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। फिर प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाके में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण था, ठीक है। और जो ये इलाके होते थे तक्षशिला, उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानी, या तो ये कुछ जो पाटलिपुत्र, तो इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखते थे। और जो ये इलाका होते थे उसमें जो मौर्य शासक थे वो सिर्फ मार्ग और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे आवागमन के लिए, जो कि इसको किस लिए नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे मार्ग और नदियों पर, क्योंकि यह आवागमन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहता था। यहाँ से उन्हें भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उससे इकट्ठा किया जाता था। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए एक
देखते हैं। अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने के लिए, ठीक है। तो जो संसाधन कहाँ कहाँ से मिलते थे ये उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो जो उत्तर पश्चिम है वो कंबल के लिए, दक्षिण है वह दक्षिण भारत है वो सोने की और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। जो ये संसाधन है इस जगह से प्राप्त किया जाता था, ठीक है। और जो कि संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। और अंत में जंगल वाले इलाके आते हैं। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसे चीज़ें लाकर दे। और जो जंगल में इलाके थे तो उनसे जो राजा था, जो सम्राट था, उनका एक्सपेक्टेशन ये थे कि जो मौर्य पदाधिकारी को हाथी, लकड़ी, मधु या तो मोम जैसे चीज़ें जो जंगल से चीज़ें मिलती थी उनको लाकर दे। ये उनका एक्सपेक्टेशंस रहता था। फिर नजराना, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि नजराना यहाँ पे क्या है। तो जहाँ कर नियमित ढंग से, ठीक है, जो कर है, टैक्स है, वो नियमित रूप से इकट्ठे किए जाते थे, ठीक है, वही नजराना अनियमित रूप से भी संभव हो, ठीक है। तो वही नजराना अनियमित रूप से भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों के लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। जो कर होता था वो नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे। तो जो अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा हो तो ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में ऐसे लोगों के लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। तो फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि राजधानी में सम्राट, ठीक है, राजधानी में सम्राट को देखते हैं यहाँ पे। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था। जो मेगास्थनीज था वो एक राजदूत था। जो मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मेगनीज था वो एक राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर उसका राजदूत था, ठीक है। जो यूनानी राजा थे सेल्यूकस निकेटर उसका राजदूत था। तो हमें यहाँ पे उसका एक विवरण देखने को मिलता है। तो जो सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था, ठीक है। जब सम्राट जनता के सामने में आते थे तो उनके सामने आने के अवसर पर एक शोभा यात्रा निकाली जाती थी और उसको जश्न के रूप में मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में लाया जाता था, ठीक है, उन्हें एक सोने की पालकी में लाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार होके आते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था, ठीक है, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। तो राजा सामान्यतः किनसे घिरे हुए होते थे? तो हथियारबंद महिलाओं से। वे हमेशा इस बात से डरते थे कि कोई कहीं उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। तो जो राजा होते थे वो सामान्यतः कौन सी बातों से यहाँ पे डरते थे कि कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे, उनके और यहाँ तक कि तो ये कि उनके जो खाना खाते थे तो उनसे पहले जो उनके खास नौकर होते थे उनको उसके खाना को चखाया जाता था। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे, तो वह कमरे बदल बदल के वहाँ पे सोया करते थे। तो यहाँ पे पाटलिपुत्र के बारे में दिया गया है जो कि अभी करेंटली में पटना के नाम से जाना जाता है। तो यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। 2 और 3 मंजिले वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बनी है। राजा के महल भी काठ से बना है, ठीक है।
जो राजा का महल है वह काठ से बना है, तो वह किससे बनाई जाती है? जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया जाता है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों से बने बसेरों से घिरा हुआ है, ये पाटलिपुत्र है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो अशोक है उसको एक अनोखा सम्राट क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें टॉपिक का नाम दिया है वह क्या है? अशोक एक अनोखा सम्राट। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। ठीक है, अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। ठीक है, वह एक पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने अपना संदेश अभिलेखों के द्वारा जनता तक पहुंचाने की कोशिश किया था। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राक भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। तो यहाँ पे हम लोग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख सकते हैं कि जो जिन देशों में अशोक के अभिलेख मिले हैं कि वह कौन कौन से देश है। सॉरी, यहाँ हाँ, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो अभी लेख मिले हैं अशोक के वह कौन कौन से देश से मिले हैं। तो वह है भारत से उनका अभिलेख मिला है, और दूसरा है अफ़गानिस्तान, और तीसरा है पाकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ ये 3 ऐसे देश है जहाँ से अशोक के अभिलेख मिले हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं मैप से। देखो, तो जो ये मौर्य साम्राज्य था वह 3 यहाँ पे एक भारत के अंडर में था, और जो यहाँ पे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान तो ये सबसे रिलेटेड था। तो ये जो 3 देश है वहाँ से इनका अभिलेख मिला हुआ है। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग अशोक का कलिंग युद्ध। ठीक है, जो अशोक का कलिंग युद्ध है उसके बारे में देखते हैं। तो कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। जो कलिंग है वो किसका नाम है? उड़ीसा का पुराना नाम है। कलिंग है वो उड़ीसा का पुराना नाम है। ठीक है, फिर उसके बाद अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने इसमें देखा था कि इसमें ये जो चैप्टर है उसका नाम क्या था? तो अशोक के बारे में बताया गया था कि ये एक ऐसा सम्राट है जिसने युद्ध का त्याग किया। तो यहाँ पे उसका आंसर हमें देखने को मिल रहा है कि अशोक यहाँ पे युद्ध के लिए क्यों मना किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे कभी युद्ध नहीं करेंगे ऐसा उन्होंने निर्णय लिया था। किस लिए? तो वो जो युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्होंने युद्ध से वितृष्णा हो गई थी, और इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं। जो कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ एक अशोक का अभिलेख है। ठीक है, अशोक का एक अभिलेख है जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन हुआ है। तो वो हम यहाँ पे देखते हैं कि अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की है। ठीक है, तो राजा बनने के बाद अशोक ने 8 साल बाद कलिंग की विजय की थी, कलिंग विजय की है। फिर उसके बाद लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण, श्रमण ये सब भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं और अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैं धर्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। ठीक है, तो यह सब चीज़ को देख के जो अशोक है उन्होंने धम्म पालन
उन्होंने धम्म पालन किया, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि आगे से मैं कोई भी युद्ध नहीं लड़ूंगा और मेरे बाद जो मेरे बेटे या पोते भी होंगे वो भी युद्ध नहीं करेंगे। तो यहाँ से हम लोग मान सकते हैं कि जो मौर्य वंश की जो पतन का कारण है तो वो जो अशोक का धम्म नीति था वो भी उनमें से एक मान सकते हैं उसको। ठीक है, फिर इसके बाद उत्कृष्ट पालिश वाले पत्थर की जो ये उत्कृष्ट पालिश वाले पत्थर है जो कि यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है। जो मौर्य काल था उस टाइम के मूर्ति कला का एक नमूना है जो कि करंटली अभी इसको राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। जो कि ये मूर्ति है वह कहाँ से मिला है, तो यह बिहार के रामपुरवा में मिला है, जो कि मौर्यकालीन स्तंभ का एक हिस्सा है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो अशोक का धम्म क्या है। ठीक है, जो अशोक ने धम्म का पालन किया था वह क्या है यह धम्म। तो अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, जो अशोक का धम्म था उसमें किसी देवता की पूजा, किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। ठीक है, ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे। ठीक है, उनके साम्राज्य में ऐसे कई लोग थे जो अलग अलग धर्मों को मानते थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते थे। ठीक है, फिर अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। तो यह सब चीज़ को जब वह अपने साम्राज्य में देख रहे थे जो अशोक थे तब उन्होंने यह महसूस किया कि जो ये समस्या है उनका निदान करना बहुत ज़रूरी है। ये उनका कर्तव्य है। ये सब चीज़ समस्या है उनका निदान करना उनका कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने धम्म महामात्र नाम के अधिकारी की नियुक्ति की। ठीक है, और जो ये सब चीज़ समस्या देखा तो उन्होंने एक धम्म महामात्र नाम के अधिकारी की नियुक्ति की जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। ठीक है, फिर उसके बाद इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। ठीक है, जो संदेश थे कि वह लोगों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा दे, तो यह सब वह शिलाओं और स्तंभों पर कई जगहों पर संदेश के रूप में वहाँ पे खुदवाए हैं। और अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते हैं। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए उन्होंने धम्म के विचार को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका में भी दूत भेजे। तो ये ऐसे जगह थे जहाँ पे अशोक ने अपने विचार जो धम्म की विचार थे उनको प्रसारित करने के लिए इस जगह पे अपने दूत भेजे थे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो अशोक का धम्म था वो क्या था यहाँ पे। ठीक है, टॉपिक का नाम है अशोक का धम्म। तो जो अशोक का धम्म था उसको हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि वो एक अच्छे विचारों की शिक्षा। ठीक है, अशोक का धम्म नीति। ठीक है, अशोक जिसको यहाँ पे हम लोग अशोक की धम्म नीति बोल के चल सकते हैं। तो उसमें क्या था, तो उसमें अच्छे व्यवहारों की शिक्षा थी। अच्छे व्यवहारों की शिक्षा। तो अशोक का धम्म नीति यही था, अच्छे व्यवहारों की शिक्षा, उसमें यही बताया गया है। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाया। इनके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की।
तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो ये अशोक थे वह अपने साम्राज्य से रिलेटेड जो भी परेशानी थी उनको दूर करने की कोशिश की थी, उनके लिए व्यवस्था की थी। फिर यहाँ पे देखते हैं अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। जो अशोक थे वह अपनी प्रजा को क्या क्या संदेश देना चाहते थे, कौन कौन से संदेश दिए, वो यहाँ पे बताया गया है। तो लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते थे। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते थे, जब उनके बच्चों का विवाह होता था या तो बच्चे के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते थे तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते थे। यह कर्मकांड किसी काम के नहीं, इनके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होगी। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या है, जो और दूसरे टाइप की यहाँ पे रीति बताई गई है जो कि फलदायी है। तो यहाँ पे बोला गया कि वो जो और रीतियाँ है वह क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है वो अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना। ठीक है, अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। ठीक है, तो ये सब चीज़ यहाँ पे बताया गया है। जो अशोक के संदेश हैं उनके, जो अशोक के संदेश है वो अपनी प्रजा के लिए यह सब है। तो अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों की धर्म की निंदा करना, दोनों की बात गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे अशोक ने ये भी बताया गया है कि अपने धर्म की प्रशंसा करना गलत है, और या तो जो दूसरे हैं तो उनके धर्म की निंदा करना, ये भी दोनों ही बातें यहाँ पे गलत है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों की धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। तो यह सब चीज़ अशोक के संदेश है जो अपनी प्रजा के लिए दिए गए हैं। फिर एक लिपि है, ठीक है, ब्राह्मी लिपि, जो कि आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपि पिछड़े सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। यहाँ आप अक्षरों को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं कि जो ये अ है वो आरंभिक लिपि की है, और जो ये अ है वो देवनागरी की लिपि है, जो कि हिंदी में इसको हम लोग यूज़ करते हैं, और ये बांग्ला में है, और ये मलयालम में है, तमिल में है। ठीक है, तो ये सब चीज़ अक्षर से रिलेटेड भाषा अलग अलग भाषाओं की लिपि में इसको देखी गई है। फिर उसके बाद ये अन्यत्र है, जो कि एक चीन में सम्राट, जो चीन की दीवार है ये उसका निर्माण है, ये वहाँ इसके लिए ये सब चीज़ को बताया गया है। तो ये हमारे लिए उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आज का सेशन हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, उसमें आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी परेशानी होगी या तो कोई भी दिक्कत होगा तो आप उस नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं। और जो यह PDF है वह टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया है, उसमें यह अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग वहाँ से ये PDF को ले सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।